वो जासूस रहा, खुफिया एजेंट जो आज रूस का राष्ट्रपति है। वो कॉमेडियन रहा जो आज यूक्रेन का राष्ट्रपति है। 3 दिन से रूस और यूक्रेन के बीच जंग है जारी, जिसको लेकर दुनिया में मचा है बवाल है भारी। तो मैं लेकर आया हूं इंडिया के कई सवाल हैं जारी। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो इंडिया का सवाल लेकर। यूक्रेन पर आज रूस के हमले का तीसरा दिन है। तबाही के तीसरे दिन यूक्रेन में बर्बादी ही बर्बादी जिधर देखो उधर दिखाई दे रही। खार्किव जैसे प्रमुख शहरों में रूसी रॉकेट अटैक, फाइटर जेट्स के हमले में इमारतें जमींदोज हो गईं। कई जिंदगियां खामोश हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी हमले के तीसरे दिन यूक्रेन में 3 बच्चों समेत 198 नागरिकों की मौत हो गई। इस बीच रूसी सेना ने यूक्रेन के मेल्टिपोल शहर पर कब्जे का दावा किया है। यूक्रेन ने भी जवाबी हमले में रूस के कई विमानों, सैनिकों और हेलीकॉप्टर्स को मार गिराने का दावा किया है। इस बीच दुनिया के प्रमुख देशों, खासकर अमेरिका और नाटो देशों ने रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। दरअसल ये देश रूस को आर्थिक मोर्चे पर अलग थलग करके झुकाना चाहते हैं। ऐसे में सवाल है, क्या इन प्रतिबंधों के बाद रूस रुकेगा? पुतिन झुकेंगे? ऐसा तो हरगिज होता दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या दुनिया महायुद्ध के मुहाने पर आ पहुंची है? अपने मेहमानों से बात करें उससे पहले आप देखिए रूस और यूक्रेन के इस महाजंग की इंडिया का सवाल की रिपोर्ट। यूक्रेन रूस में महायुद्ध भीषण। जमीन आसमान में तबाही का मंजर। क्रूज मिसाइलें बर्बादी बांट रही हैं। गगनचुंबी इमारतें जमींदोज हो गई। रूसी टैंक सैन्य वाहन की पर काबिज। रूस के घातक हमलों में यूक्रेन कराह रहा है। रूस की घातक मिसाइलें चारों तरफ से यूक्रेन पर हमला बोल रही हैं। फाइटर जेट्स कीव, खार्किव जैसे प्रमुख शहरों के आसमान पर गर्जना कर रहे हैं। और इन विमानों से हो रही बम वर्षा मौत बांट रही है। जहां बम गिर रहे हैं, पल भर में वो इलाका साफ हो जा रहा है। शनिवार सुबह 5 बजे रशियन फेडरेशन ने यूक्रेनी सेना की यूनिट पर खतरनाक बमबारी की। रूस ने मिसाइल्स और बम से पूर्वी यूक्रेन के बोरिस्पेल, ओरजन, कुलबकीनो, चुईव, क्रामटोस्टक, चर्नोबाइकोवा के साथ साथ कई मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर बमबारी की है। इतना ही नहीं, रूस ने क्रीमिया बॉर्डर पर लगे यूक्रेन के इलाकों में भी मोर्टार दागे। यूक्रेन पर रूस के मिसाइल अटैक का वीडियो सामने आया, जिसमें साफ आप देख सकते हैं किस तरह रूसी मिसाइल ने यूक्रेन में तबाही मचा दी। वीडियो में मिसाइल हमले के बाद एक 4 मंजिला इमारत जलती हुई नजर आई। यूक्रेन की राजधानी कीव पर तो रूस ने बड़ा हमला किया। कीव एयरपोर्ट के पास इस धमाके में कई रिहायशी इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं। कीव के सुल्यावका और बेरेस्टिका में कई
विस्फोट और हजारों राउंड गोलियों की गूंज से इलाका थर्रा उठा। कीव में रूसी टैंकों और सैन्य वाहनों की दाखिल होने की तस्वीरें सामने आई। भारी भरकम रूसी सैन्य वाहनों की गड़गड़ाहट से कीव कांप रहा था। रूस ने कीव एयरपोर्ट पर कब्जे का दावा किया है। यूक्रेन पर हमले के तीसरे दिन रूस ने दावा किया कि उसने 800 यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। 14 सैन्य हवाई क्षेत्र, 19 कमांड पोस्ट, 24 S-30 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम और 48 रडार स्टेशन को बर्बाद कर दिया। रूस ने हमले में यूक्रेनी नौसेना के 8 नौकाओं को भी तबाह किया। इन सब के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की सामने आए। उन्होंने देश छोड़कर जाने की खबरों को खारिज किया। उन्होंने यूक्रेन के नागरिकों से जंग में कूदने की अपील की। Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, що, немов я закликаю складати зброю нашу армію і йде евакуація. Значить так, я тут, ніяку зброю ми не складемо, будемо захищати нашу державу, тому що наша зброя – це наша правда. Наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти, і ми все це будемо захищати. Ось і все. Ось це і є. यूक्रेन पर युद्ध थोपने के आरोप में रूस पर आर्थिक प्रतिबंध बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन, विदेश मंत्री लावरोव पर प्रतिबंध के लिए नामित किया। ब्रिटेन ने पुतिन और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की सभी संपत्तियों को जब्त करने की बात कही है। कनाडा और यूरोपियन यूनियन ने रूस को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर कर दिया। तो यूरोपीय यूनियन में पुतिन की यूरोप में मौजूद सभी संपत्तियों को जब्त करने पर सहमति बन गई। इन सब के बीच संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया। प्रस्ताव के पक्ष में 11 और विरोध में मात्र 1 वोट पड़े। हालांकि भारत, चीन, यूएई ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन रूस ने वीटो लगाकर प्रस्ताव को ही खारिज कर दिया। यानी रूस रुकने और झुकने को राजी नहीं। उसके इरादे बिल्कुल साफ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। जी हां, यूक्रेन के आसमान में जेट्स गरज रहे हैं और गोलियां बरस रही हैं। इस बीच बड़ी खबर, रूसी मीडिया का दावा। जी हां, रूसी मीडिया के हवाले से खबर, ज़ेलेंस्की कीव से भागे। आपने हमारी रिपोर्ट में देखा, ज़ेलेंस्की ने कहा था कि मैं अपना शहर, अपना देश छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर रूसी मीडिया के हवाले से, ज़ेलेंस्की अपना शहर छोड़कर भागे। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस यूक्रेन महायुद्ध से बड़ी खबर, ज़ेलेंस्की कीव छोड़कर भागे। दनादन एक के बाद एक जेट्स गरज रहे हैं, क्रूज मिसाइल आग बरस रही हैं, गोलियों की बारिश हो रही है और आसमान में हेलीकॉप्टर गश्त लगा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर। जी हां, जंग जब होती है तो आमतौर पर इस तरह की खबरें कई बार जो देश आपस में भिड़ रहे हैं वो खबरें प्लांट भी कराते हैं। ये रूसी हवाले, जी हां, रूसी मीडिया के हवाले से खबर है। अभी इसकी पुष्टि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हुई है कि ज़ेलेंस्की कहां है। इस समय जो खबरें आ रही है दोनों देशों से आएंगी। दो देशों के बीच ये जंग जारी है और इस जंग में न जाने कितने तरह की खबरें, किस तरह की अफवाहें लगातार देखते और सुनते रहेंगे। तो आपको हमको बचकर रहना है। सोशल मीडिया पर अगर कई क्लिप्स आ रही हैं तो उसको आगे बढ़ाने के पहले उसकी पुष्टि कर लें। जी हां, क्योंकि कई भ्रामक
इस तरह की वीडियो क्लिप्स आ सकती हैं जो आपको डरा दे, क्योंकि कई भारतीय इस समय यूक्रेन की अलग अलग सीमा पर फंसे हुए हैं, चाहे वो पोलैंड की बात करें, कीव की बात करें, और इसके अलावा यूक्रेन के कई ऐसे शहर हैं जहां पर हमारे बच्चे, हमारे होनहार युवा जो शिक्षा ग्रहण करने गए थे, वो वहां पर फंसे हुए। भारत सरकार कोशिश कर रही है कि उनकी जल्द वतन वापसी हो। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि कोई भी ऐसी क्लिप अगर सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं तो पहले उसकी पुष्टि करें और उसके बाद उसे आगे बढ़ाएं। बढ़ते हैं अपने मेहमानों की ओर। जी हां, हमारे साथ रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर, इस महायुद्ध को लेकर आखिर क्या वर्ल्ड वॉर 3 की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, इस पर चर्चा करने के लिए मेहमानों का पैनल है। पैनल में हमारे साथ जी हां डॉक्टर एएस बहल, जो कि पूर्व राजनयिक है। डॉक्टर बहल, आपका स्वागत है। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जी हां के सिन्हा साहब हमारे साथ हैं, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं और बेबाकी से अपनी राय रखते रहे। हमारे साथ आकाश जिंदल, जी हां मार्केट एक्सपर्ट, यानी कि बाजार और अर्थव्यवस्था के आप जानकार हैं, अर्थशास्त्री हैं। और हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर वीएन झा, जी हां, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ हैं। डॉक्टर झा, आपसे बहुत सारी बातें पूछनी होंगी कि आखिर रूस जिस तरह से रूस के जेट्स यूक्रेन में गरज रहे हैं, यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने रूस के 14 विमानों को मार गिराया है। इसके अलावा ढेर सारी जानकारियां जो रूसी वायुसेना से लेकर होंगी आपसे हम पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब के पास आऊंगा। सिन्हा साहब, दावे प्रतिदावे, युद्ध में इस तरह के दावे होते हैं, मैंने इतने टैंक उड़ा दिए, मैंने इतने जहाज गिरा दिए, मैंने ये तबाह कर दिया, मैंने वो तबाह कर दिया। तस्वीरों को देखकर जनरल सिन्हा, हम चाहेंगे कि आप बताएं कि आखिर रूस यूक्रेन महायुद्ध में क्या हो रहा है। मनीष जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद ये दूंगा कि आपने हाथ जोड़ करके ये कहा है सोशल मीडिया के ऊपर में जो मीडिया वॉरफेयर के थ्रू दावे और प्रतिदावे हैं, उनको आप सोच समझ के देखें और चलाएं, क्योंकि हमारे 16 से 18 हजार बच्चों की जान दावे में लगी है। देखिए, कोई भी ऑपरेशन किसी भी तरह से जो रशियंस वहां पर इन्वेड हुआ है, फिजिकल इन्वेड हुआ है चारों तरफ से, उसको जस्टिफाई नहीं होता। मगर सिक्योरिटी कंसर्न्स के अंदर में जब आप लेते हैं किसी देश का, और भारत जब स्ट्रेन करता है, तो ये चीज को भारत बहुत अच्छी तरह से समझता है कि क्या चीजें चल रही हैं वैश्विक लेवल पे। और वैश्विक लेवल में यदि हमारी स्टैंड है और बहुत सही स्टैंड, तो आपने पूछा कि क्या हो रहा है। सच्चाई तो यह है कि इन्वेड हो चुका है, 5 डायरेक्शन से इन्वेड है, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और सी जॉब और ब्लैक सी से। देखिए, और बैटल ऑफ कीव वेरी इंपॉर्टेंट है। वहां पर रशिया कहते हैं कि जेलेंस्की साहब भाग गए, वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो यहां डटा हुआ हूं और आप लड़े, मोलोटो कॉकटेल से सामना करें। उनकी फौज यदि है तो ये जो हमारे नागरिक हैं उसको मोलोटो कॉकटेल से, इवन सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ाइयां नहीं लड़ी गई थी। तो इस तरह के जो भ्रांति फैली जा रही है उसको से बचना चाहिए। ठीक है। और देखिए, थोड़ा समय दें, किसी भी तरीके से कहीं पर भी किसी भी इनोसेंट लाइफ का जाना जायज नहीं ठहराया जा सकता। मगर यदि जेलेंस्की साहब हैं, वहां पर मौजूद हैं, और वो चाहते हैं कि नाटो में, न्यूट्रलिटी में नहीं जाकर के नाटो क्यों नहीं आती वहां पर, क्यों केवल हथियार भेजती है? तो किस चीज की लड़ाई आप लड़ रहे हैं? आपने वहां पर 6 साल, देखिए ये 2019 से आए हैं, 2013 से लेकर 2008 से नाटो ज्वाइन नहीं कर पाया। तो नाटो को ज्वाइन करवाए ना, लाए लोगों को, क्यों मरवा रहे हैं अपने लोगों को? तो मेरा मानना यह है। और उसी तरह रूस किसी भी हद तक यह नहीं हो सकता कि इनोसेंट लाइफ लॉस करें। आपकी ऑपरेशन यदि स्विफ्ट है तो आप जल्दी करें और खत्म करें। किसी भी तरीके से एक भी लाइफ नहीं लॉस होनी चाहिए। हमारे किसी भी बच्चों को आंच नहीं आनी चाहिए, मेरा यह मानना है। और पिक्चर यही है, अभी भी बैटल आउटर फ्रिंजेस में है।
मेन जगह दो कंसर्निंग है, द कीव एंड खार्किव, जहां पर सीज यदि होती है तो लोग बंकर से यदि निकलते हैं ऊपर, क्योंकि हर एक घरों में बंकर है, तो कैजुअलिटीज होंगे, सिविलियन कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा होंगे, कोलैटरल डैमेज में भी जाने जाएंगे। जी तो जनरल इससे सिन्हा, बचना पड़ेगा। जनरल सिन्हा, यूक्रेन तो यहां तक कह रहा है कि उसने रूस के 3,500 सैनिकों को मार दिया है। इसके अलावा लगभग 200 टैंक, 14 जहाज और 8 हेलीकॉप्टर गिराए जाने की बात भी कर रहा है। जनरल सिन्हा, मैं आपके पास आऊंगा, जनरल सिन्हा आपके पास आऊंगा। हमारे साथ डॉक्टर बहल। डॉक्टर बहल, मेरा सवाल आपसे यह है, जिस तरह युद्ध आगे बढ़ रहा है, 3 दिन हो गए, क्या अब हम ये कह सकते हैं कि कभी भी विश्व युद्ध भी छिड़ सकता है, क्योंकि 50 देशों ने रूस के खिलाफ साझा बयान दिया है? डॉक्टर बहल। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि ना यूएस अपनी फोर्सेस को कमिट करने के लिए तैयार है। उन्होंने बहुत क्लियरली, जो बिडेन ने भी और उनके स्पोक्स पर्सन्स ने भी कहा है कि अपनी फोर्सेस हम वहां पे डिप्लॉय नहीं करेंगे। और दूसरी चीज है कि ना ही 27 मेंबर जो नाटो के हैं, किसी ने भी ये कहा है कि हम अपनी फोर्सेस वहां भेजेंगे। आर्थिक प्रतिबंध जरूर लगाए गए हैं। और चौथी चीज जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि ये इन्होंने जो स्टेटमेंट दी है कि नाटो के किसी भी टेरिटरी में अगर 1 इंच भी कोई आएगा तो हम बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करेंगे, मिलके करेंगे। लेकिन नाटो का मतलब है रोमानिया हो गया, एस्टोनिया, लिथुनिया हो गया, या और ऐसे नाटो के देश जो ईस्टर्न यूरोप में है। लेकिन कहीं पे भी उन्होंने नहीं कहा कि यूक्रेन की मदद के लिए फील्डेड फोर्सेस को भेजेंगे। और जो भी F-35 जहाज रोमानिया में और लिथुनिया और एस्टोनिया में, और जो उनका हैरी जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है वो मेडिटेरेनियन सी में है, या 120 वॉरशिप्स जो हैं, ये जितने भी हैं ये सब के सब सपोर्ट के लिए हैं, सिर्फ अगर वो नाटो कंट्रीज में इन्वेट करते हैं। यानी कि ये वर्ल्ड वॉर की तरफ नहीं बढ़ रहा। और मुझे जो लग रहा है कि रशिया का जो मेन इंटेंट है वो तख्ता पलट का है पहला, और उनकी मिलिट्री के जो पावर है उसको रिड्यूस करने का है। और वो कभी भी नाटो को इन्वेट नहीं करेगा। तो यहां तक वर्ल्ड वॉर की बात है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी वर्ल्ड वॉर होगी अनलेस नाटो इंटरवीन करेगा फिजिकली। जी डॉक्टर बहल, लेकिन चिंता की बात यह है कि यूक्रेन को लग रहा था कि नाटो देश, अगर हम देखें तो यूएस के साथ यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, कनाडा, ये सारे देश हो सकता है उसे मदद करे। ज़ेलेंस्की ने तो यहां तक कह दिया कि मुझे सुझाव नहीं, हथियार चाहिए। देखिए, 2000 एंटी टैंक वेपन सिस्टम्स यूके ने भेजे, कुछ हथियार वो भेज रहे हैं, लेकिन जो भी हथियार लास्ट मिनट पे भेजे जाते हैं उसके लिए आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उसको यूज करने के तरीके पता होना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। एकदम हथियार आते ही वॉर के अंदर नहीं यूज किए जा सकते। तो ये जो कहते हैं कि हम हथियार भेजेंगे, ये सब लॉन्ग टर्म है। ये जो कहते हैं कि आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, ये लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म ये है कि रूस की फोर्सेस कीव के बाहर और कीव के अंदर तक पहुंच चुकी हैं, और रूस जब तक तख्ता पलट नहीं करेगा और जब तक मिलिट्री को डिसमेंटल नहीं करेगा कुछ उसकी पावर, तब तक रूस रुकने वाला नहीं है और वर्ल्ड वॉर 3 भी नहीं होगा। जी, रूस रुकेगा नहीं। डॉक्टर बहल, और ढेर सारे कूटनीति के सवाल, विदेश नीति के सवाल लेकर मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर बहल, हमारे साथ डॉक्टर वीएन झा हैं। डॉक्टर झा, आपने देखा कि हमारे साथ एक पूर्व राजनयिक और एक ऐसे लड़ाके जिन्होंने भारत पाकिस्तान से भी दो हाथ किया है, मां भारती की सेवा की है, ऐसे थल सेना के रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा के बयान को आपने सुना, उनकी सोच और राय को आपने सुना। डॉक्टर झा, मेरा सवाल आपसे, रूस जिस तरह से प्रिसिशन अटैक कर रहा है, आज की सबसे बड़ी तस्वीर एक बिल्डिंग में जिस तरह से मिसाइल आकर अटैक करती है, आपको क्या लगता है कि रूस जेट्स के जरिए, क्रूज मिसाइल के जरिए किस तरह से यूक्रेन में हड़कंप मचा रहा है? मनीष जी, वॉर की और कॉन्फ्लिक्ट की एक डॉक्ट्रिन होती है जिसमें एयरफोर्स के तरफ से हम लोग ये जानते हैं कि अगर एनिमी के पास में क्रेडिबल एयर डिफेंस है जो कि आपके जहाज को, आपकी एरियल व्हीकल्स को डॉक्टर डैमेज झा, कर सकते माफी हैं। के साथ आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त यूक्रेन से बड़ी खबर, यूक्रेन पर तेज हमले होते, जिस तरह से हमले हो रहे हैं उसके बीच रूस का आक्रामक रुख जारी। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेव का बड़ा बयान। रूस पश्चिमी देशों के साथ कूटनीतिक रिश्ते खत्म कर सकता है,
इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अब दूतावासों पर ताला लगाने का समय आ गया। मेदवेदेव का यह बयान, इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन के खिलाफ रूस का अभियान जारी रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन पर तेज होते हमले के बीच रूस का आक्रामक रुख जारी रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर, हमारे साथ डॉक्टर एएस बैल है। डॉक्टर बैल, इस ब्रेकिंग खबर के बाद आप क्या कहेंगे? की तरफ से स्टेटमेंट नहीं है, यह स्टेटमेंट पूर्व राष्ट्रपति की तरफ से है, लेकिन यह क्लियरली दर्शाती है कि एक प्रेशर है वेस्टर्न कंट्रीज पे कि आप इंटरफियर मत करिए। अगर आप इंटरफियर करेंगे और ज्यादा प्रेशर बनाएंगे तो हम आपके साथ भी कूटनीतिक रिश्ते खत्म कर सकते हैं। और ये एक मैसेज है, लेकिन ये रशियन गवर्नमेंट की तरफ से दिया हुआ स्टेटमेंट नहीं है। जी, ये रूसी पूर्व राष्ट्रपति की ओर से आया बयान है, लेकिन डॉक्टर बहल के मुताबिक ये रशिया का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं। जी हाँ, ये आधिकारिक बयान ना माना जाए। हमारे साथ डॉक्टर झा, आप अपनी बात पूरी करें। जी देखिए मनीष जी, आर्म फोर्सेस का एक डॉक्ट्रिन होता है, वो भी खास करके एयरफोर्स का, कि अगर एनिमी के पास में क्रेडिबल एयर डिफेंस है जो आपके वायुयानों को या एरियल व्हीकल को नुकसान कर सके, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये एयर मिसाइल से एयर टारगेट को पिकअप करते हैं, ग्राउंड टारगेट को पिकअप करते हैं और उसको सॉफ्टन करते हैं। तो पहला दिन जो आपने देखा था, हमने किसी ने बताया 120, किसी ने बताया 140 मिसाइल्स दागे गए थे। ये प्रिसीजन मिसाइल्स थे, या तो गाइडेड या तो बैलिस्टिक मिसाइल्स थे, या फिर दूसरे तरह के मिसाइल्स थे जो कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी इनकी होती है, मतलब 1 से 2 मीटर का इनका जो रेंज होता है उसमें जाके गिरता है। तो जहां पे इसको पिकअप किया गया है वहीं जाके गिरता है। तो ये 140 जो पहले ही दिन ये मिसाइल्स गिरे थे, ये एनिमी के, मतलब इस केस में यूक्रेन के आंखों को फोड़ने की कोशिश कर रहे थे। देश की आंखें क्या होती हैं? रेडार होती हैं। देश के जो बाजूबल होते हैं वो एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं। तो ये जो 140 मिसाइल्स दागे गए थे, मोस्टली बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स, ये सिर्फ रेडार्स को नॉकआउट किया है, एयर डिफेंस को नॉकआउट किया हुआ है। जहां जहां भी S-300 था वो एयर डिफेंस सिस्टम, उसको नॉकआउट किया हुआ है। और बाकी जितने भी जो मिलिट्री टारगेट्स थे उसके ऊपर में गिराए गए हैं। तो पहला दिन का जो लड़ाई था वो सिर्फ जो हार्ड टारगेट्स थे उसको सॉफ्टन करने की कोशिश की है। और आपके चैनल पे भी हमने देखा हुआ है, पहला ही दिन शाम में एक वीडियो आया था जिसमें हेलीकॉप्टर को कीव के आउटस्कर्ट्स में उड़ते हुए दिखाया गया था। तो इसका मतलब यही होता है कि पहले ही दिन शाम तक वहां की जो एयर सिचुएशंस थी वो चाहे एयर डोमिनेंस ना हो, एयर सिक्योरिटी ना हो, लेकिन फेवरेबल एयर सिचुएशन था जिसमें कि रशियन हेलीकॉप्टर कीव तक जा गए थे, क्योंकि उस हेलीकॉप्टर गनशिप से उन मिलिट्री टारगेट से फिर हमला किया गया था। तो ये बहुत ही इंटेंस वॉर था फर्स्ट डे का। और अभी जो आपको जो खबर मिल रही है कि कीव में बहुत ज्यादा एक्शन होने वाला है, तो ये लाजमी है, क्योंकि अभी तक आपको पता होगा कि जो यूरोपियन यूनियन ने है वो 2 बड़े डेंजरस चीज दिए हुए हैं यूक्रेन को। एक है स्टिंगर मिसाइल, जो कि किसी भी एयर टारगेट को, नीचे उड़ रहे एयर टारगेट को ध्वस्त करने में सक्षम है। दूसरा जैवलिन मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल। ये इतना प्रिसाइज मिसाइल है कि किसी भी टैंक को निशाना लगा के आप इसको दबा दीजिए। शोल्डर फायर्ड भी है और ऑटोमेटेड भी है। कैप्टन डॉक्टर झा, आपके पास मैं आऊंगा। जी हाँ, इससे पहले कि हम अपने इंडिया के सवाल की ओर आगे बढ़े, इस वक्त की एक और बड़ी खबर, रूसी हमलों के बीच यूक्रेन से पलायन तेज हो गया है। जी हाँ, पोलैंड, यूक्रेन की सीमा पर पोलैंड के पास, पोलैंड की सीमा के करीब लगभग 1 लाख से ज्यादा नागरिकों ने यूक्रेन छोड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, भारतीय छात्र पोलैंड की सीमा पर अपनी मदद का इंतजार कर रहे हैं। लगभग 1,500 के करीब भारतीय छात्र
यूक्रेन पोलैंड सीमा पर अटके पड़े हैं। 1 लाख यूक्रेनियन लोग पोलैंड की सीमा पार कर चुके हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जी हां, इस बड़ी खबर, जी हां, युद्ध जारी है, यूक्रेन रूस के बीच घमासान जारी है। ऐसे में पल पल वहां की तस्वीर बदल रही है और इस बदलती तस्वीर और ताजा खबरों के लिए आप न्यूज इंडिया पर लगातार बने रहें। बढ़ते हैं अपने मेहमानों की ओर। हमारे साथ आकाश जिंदल। आकाश जिंदल, आप अर्थशास्त्री हैं, बाजार के जानकार हैं। आकाश जी, मेरा सवाल आपसे है, एक आम आदमी, एक आम भारतीय जब रूस और यूक्रेन के बीच टकराव जारी है, वो केवल यही सोच रहा है तेल का क्या होगा, तेल ना निकल जाए। तेल यानी कि क्रूड बढ़ रहा है, इसके मायने बताएं। और इसके साथ साथ हमारी भारतीय नारियों के लिए सोना, सोना एक ऐसा गहना होता है, एक ऐसा मेटल है जिसको लेकर सबसे ज्यादा संचित किया जाता है। तो सोने के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। इस वक्त हम ये चाहेंगे कि आप ये बताएं और इसके डायनेमिक्स को समझाएं। आकाश जिंदल। मनीष जी, मुझे खुशी है कि सुबह से शो कर रहा हूं, लेकिन आप पहले एंकर हैं जिन्होंने गोल्ड के ऊपर क्वेश्चन पूछा। आई थैंक यू फॉर दिस ऑफबीट एंड वंडरफुल क्वेश्चन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, ब्रेंट क्रूड, वो कच्चा तेल जो हम हिंदुस्तान में इस्तेमाल करते हैं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का मानना है 115 से $120 पर बैरल के बीच में पहुंचने की संभावना है, क्योंकि कल रात से लेके अब तक सिचुएशन बहुत चेंज हुई। इसका मतलब सिंपल है, पेट्रोल डीजल महंगा होगा, इन्फ्लेशन बहुत हाई होगी। ऑलरेडी WPI इन्फ्लेशन, जिसके अंदर क्रूड ऑयल का रिफ्लेक्शन ज्यादा आता है CPI से, 12.96% है। मेरी कैलकुलेशन ये है, मैं सीधा डेटा पे आऊंगा, 1.5% के करीब WPI इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी हो सकती है और 1% के आसपास CPI इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। दूसरी बात, इन्फ्लेशन इज समथिंग विच डायरेक्टली इट्स इनटू GDP ग्रोथ। GDP ग्रोथ कम होगी तो इंपैक्ट किस पे आएगा? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। मनीष जी, आपको याद है अच्छे से, यूपी, पंजाब और बाकी स्टेट इलेक्शन में सबसे बड़े मुद्दे यही थे, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन। तीसरा एंगल जो आप ले रहे हैं, गोल्ड। गोल्ड प्राइसेस मुझे लगता है एस्केलेट करके 54-55,000 तक पहुंच जाएंगी। बिल्कुल आपने सही कहा, सोना हम भारतीयों का शौक है। हम त्योहारों पे, शादियों में, शुभ अवसर पे सोना देते हैं, शगुन के रूप में लिया जाता है, त्योहार गिफ्ट के रूप में लिया जाता है। वो काफी बढ़ जाएगा क्योंकि एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है। एक और चीज बता दूं, यूएस और यूरोप लगातार सैंक्शंस लगाते जा रहे हैं रशिया के ऊपर। ठीक है, रशिया को सबक शायद सिखाना चाहिए, लेकिन वो सैंक्शन से फर्क किसको पड़ेगा? सैंक्शन से आज रशिया को कम फर्क पड़ेगा, यूरोपियन कंट्रीज को ज्यादा फर्क पड़ेगा। क्यों? जब स्विफ्ट रुकेगा, जब ऑयल एंड गैस रुकेगी, तो यूरोप अपनी एनर्जी रोक लेगा। तो ये बड़ी विचित्र चीज हो रही है। जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो कर नहीं रहे हैं और वो सैंक्शन लगा रहे हैं, जिससे उनकी अपनी प्रॉब्लम बढ़ेगी। होगा क्या? जब उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं होंगी, वो जाएंगे गल्फ कंट्रीज की तरफ। ओपेक प्लस, मनीष जी आप तो बहुत नॉलेजेबल जर्नलिस्ट हैं, ओपेक प्लस पहले ही प्रोडक्शन नहीं बढ़ा रहा, क्रूड ऑयल के प्राइसेस और बढ़ेंगे, पूरी दुनिया के लिए तकलीफ बढ़ेगी। अभी तक अमेरिका और EU मात्र बैठ के चीजें ऑब्जर्व कर रहे थे, बट अब जिस लेवल पे बहुत पहुंच चुकी है, अमेरिकन इकोनॉमी पे भी इनडायरेक्टली बहुत बड़ा इंपैक्ट आ जाएगा। अब अगर वॉर नहीं रुकती है, अमेरिकन इकोनॉमी हम सब जानते हैं लगातार स्टिमुलस पैकेज देने के बाद वो इकोनॉमी भी वीक हो चुकी है। पूरी दुनिया पे कोरोना का ऐसा असर रहा है कि दुनिया भर की इकोनॉमीज को कोरोना ने काफी हद तक इंपैक्ट किया है। हिंदुस्तान भी अछूता नहीं रहा। अभी कोरोना से रिकवरी शुरू हुई थी, ये बहुत बड़ा झटका है। सबसे बड़ी बात तो ये है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, विश्व की अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, कि कोरोना से अभी हमने रिकवरी शुरू ही की थी कि इतना बड़ा जो है मिसाइल बिना युद्ध में गए हुए, जी आकाश जी, आकाश जी आप सही कह रहे हैं। कोरोना से हम जूझ ही रहे थे, दो हाथ कर रहे थे कि आसमान फट पड़ा। भारत ये देख रहा है कि आखिर किस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच
जो तनाव है उसका अपने देश की अर्थव्यवस्था पर असर ना पड़े, लेकिन चूंकि तेल, जिस तरह से आपने कच्चे तेल और सोने को लेकर किस तरह से वो हमारे जीवन पर प्रभाव डालेगा, इसका जो आपने आकलन और जिस तरह से समझाया, मुझे ऐसा लगता है कि एक आम आदमी समझ पाएगा कि यूक्रेन रूस का जो ये युद्ध चल रहा है उसका भारत में रह रहे लोगों पर क्या असर होगा। आकाश जी, आऊंगा आपके पास कुछ और सवालों के साथ। डॉक्टर बहल हमारे साथ है। डॉक्टर बहल, मेरा सवाल आपसे, आखिरकार अमेरिका की बादशाहत को पुतिन ने चुनौती दे दी, और डॉक्टर बहल मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर यूक्रेन के साथ अपरोक्ष रूप से अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन ये खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो रशिया के साथ आपको कौन खड़ा दिखाई दे रहा है? डॉक्टर बहल। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जब 1991 में सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ था, तो उस समय अमेरिका सोल सुपर पावर बना और उनके पास कोई भी एलिजिबल थ्रेट नहीं थी। और उस समय जो उन्होंने नाटो का एक्सपेंशन कंटिन्यू रखा, यहां तक कि उसका इन्फ्लुएंस यूक्रेन तक लेके आए, ये एक बहुत बड़ा कारण था कि आज ये युद्ध चल रहा है। दूसरी चीज है कि रशिया के साथ कौन खड़ा है? रशिया के साथ आज चीन खड़ा है। चाहे चीन ने डायरेक्ट कोई भी चीज ना बोली हो और चीन ने बोला हो कि आप लड़ाई रोक सकते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी रशियन एक्शन को नेगेटिव नहीं बताया। यानी कि इसमें से एक लेसन जो हमारे लिए आ रहा है कि चीन की हरकतें, चाहे वो ताइवान में है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश में है, चाहे वो लद्दाख में है या पीओके के पास है, वो हो सकता है आने वाले समय पे बढ़े, क्योंकि उनको ये मैसेज गया है कि अगर आप जबरदस्ती कोई टेरिटरी को ले लेते हैं तो इंटरनेशनल कम्युनिटी आप पे सिर्फ इकोनॉमिक प्रतिबंध लगा सकती है, वो कभी भी इंटरवीन नहीं करेगी, चाहे वो अफगानिस्तान था, चाहे यूक्रेन था। तो ये एक मैसेज चाइना को चला गया और ये इंडिया के लिए भी, भारत के लिए भी एक सावधानी का इशू है। और भारत को दूसरा एक और लेसन इंपॉर्टेंट लेना है इसमें से कि जब भी आप अपनी सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा हो या बाहर की सुरक्षा हो, उस पे फोकस करना है, तो अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाना है और खाली क्वाड्रिलेटरेटिव क्वाड्स पे ध्यान नहीं देना। ये नहीं सोचना कि अमेरिका, जापान या ऑस्ट्रेलिया हमारी मदद पे आएगा। हम खुद इतने स्ट्रांग बने कि हमें किसी की भी मदद ना लेनी पड़े। ये बहुत जरूरी मैसेज है हमारे लिए। जी डॉक्टर बहल, कुछ और मेरे सवाल है, लेकिन इस बीच आ रही एक बड़ी खबर युद्ध के बीच यूक्रेन के कीव में लगा कर्फ्यू। रूस के ताबड़तोड़ हमले के बाद कीव में लगा कर्फ्यू न मानने पर होगी सख्त कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन रूस के बीच जारी महायुद्ध को लेकर कीव में यूक्रेन के कीव में लगा कर्फ्यू न मानने पर होगी सख्त कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी खबर। जी हां, इस बड़ी खबर के बाद डॉक्टर झा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर झा, यूक्रेन में रूस के हमले को रोकने के लिए, जमीनी हमले को रोकने के लिए डॉक्टर झा, यूक्रेन खुद अपने पुल तबाह कर रहा है, और वहीं दूसरी ओर वहां पर यूक्रेन के अंदर घुसने में रूस अपने फंटून ब्रिज तैयार कर रहा है। आखिर इस तरह के तोड़ने और बनाने की प्रक्रिया को आप कैसे देख रहे हैं? रूस चाहता है कि वो अंदर घुस के वार करे। मनीष जी, ये आर्म फोर्सेस की जो कॉम्बैट स्किल्स होती है, टैक्टिकल जो प्लानिंग्स होती हैं, ये उसके अंदर में आती है। आपको मैं बता दूं कि मैं 24 तारीख को, जिस दिन की ये लड़ाई शुरू हुई थी, उसके रात में, मतलब 24-25 के रात में, 25 तारीख के लगभग 3:30 बजे मैं एक यूरोपियन एजेंसी के साथ में वार्तालाप कर रहा था, और उस समय में जो उन्होंने एक नक्शा हमें भेजा था, वो ये दिखा रहा था कि 25 तारीख के 3:30 बजे रूसी सेना कीव के चारों तरफ आ गई थी, जो शायद हम में से बहुतों को पता नहीं है। तो ये जो रैपिड प्रोग्रेशन होती है सेना के मूवमेंट का, इसको रोकने का एक ही तरीका होता है, वो होता है सेल्फ डिस्ट्रक्शंस ऑफ द ब्रिजेस एंड द लिंकेजेस। जितने भी ब्रिज हैं, पुल हैं, जिसके ऊपर से टैंक चल सकती हैं, बख्तरबंद गाड़ियां चल सकती हैं, उसको उड़ा देना, ये एक अपना डिफेंसिव एक्शन होता है। तो ये उस मामले में उसको देखिए।
अब जबकि वो पुल बहुत सारे उड़ चुके हैं, अगर अब चाहे वो ग्राउंड फोर्सेस को या हाइब्रिड फोर्सेस को अगर वहां से आना है कीव की तरफ में या फिर पश्चिमी या दक्षिणी यूक्रेन में जाना है, तो उनको अपना खुद का बेस बनाना पड़ेगा। डॉक्टर झा, हवाई हमलों को लेकर तो मैंने आपसे आपकी एक्सपर्टीज और किस तरह से वायुसेना अटैक करती है ये आपने बताया। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा। जनरल सिन्हा, मेरा सवाल आपसे, यूक्रेन अपने बचाव में अपने ही पुलों को तबाह कर रहा है। देखिए, कोई भी सेना जब अपने पुलों को तबाह करती है तो उसको रेट्रोगेट ऑपरेशंस कहते हैं। मींस विड्रॉल की कार्रवाई है उस फॉरवर्ड इलाके से, और वो चाहती है कि दुश्मन की सेना उन जगहों में ना आए और उनको बाधित किया जाए। अगर जो ब्लिट्जक्रिग है, जिसमें ब्लिट्जक्रिग ऑपरेशंस चलते हैं, तो रशियंस का तो ये बहुत तजुर्बा है कि उनके ब्रिज लेयर टैंक्स चलते हैं, इनको जो उड़ाते हैं वो लोग वो पाट देते हैं। इवन 70 ब्रिज को पाटने की उनकी क्षमता 3 घंटे की होती है। तो उनके जो मोमेंटम, उसके मोमेंटम को रोकना चाहते हैं। तो ये तो दर्शाता है कि कहीं ना रेट्रोगेट ऑपरेशन चल रहे हैं, वो लोग पीछे की तरफ हट रहे हैं। वो चाहते हैं कि बिल्डअप एरिया में लड़ाई हो, और वो 2 जगह खास करके कीव एंड खार्किव के अंदर में वो चाहते हैं कि यहाँ हो, जिससे कि आपका साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, मीडिया वॉरफेयर और वॉर ऑन सोशल मीडिया लड़ी जाए और दिखाते रहें कि हमने फॉल नहीं हुआ। और ये एक तरीका है जिसके ऊपर में नाटो भी बहुत ज्यादा काम करता है। तो मैं तो यही कहता हूं कि अभी सुन रहा था मैं झा साहब को, देखिए जो उसका सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट था जिसके ऊपर में रशियन फोर्सेस डिपेंड कर रही थी, हॉस्टोमल 50 किलोमीटर दूर है कीव से, उसमें कब्जा कल रात इवनिंग में हुआ है। उसके एयरबोर्न डिवीजन उसने लगाया था। उसके बाद क्योंकि वहां फाइट हुई है हल्की, क्योंकि ये जो एयरफोर्स का ये था, उनका ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वहां बनता है और ये एक मिलिट्री एयरबेस की तरह माने वो था। उसके अंदर में उन्होंने स्टिंगर्स मिसाइल लगाए थे, जेवलिन मिसाइल लगाए थे, तो कुछ ना कुछ तो क्षति की है उन्होंने। ये तो जरूर है कि वहां फाइट हुआ है। अब उनके कब्जे में है। वो जो ओस्लो है वहां से तकरीबन 16 किलोमीटर दूर है, वहां तक तो पहुंच चुके हैं, मगर कीव अंडर सीज नहीं है अभी। जी, जनरल सिन्हा, इस वक्त बड़ी खबर आई है और बड़ी खबर यह है कि कीव में कर्फ्यू लागू हो गया है। जी हाँ, वहां पर सड़क पर निकलने पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है। जनरल सिन्हा, आपके पास आऊंगा। मैं देख रहा हूं कि आप योर ऑन व्हील्स, आप सफर करते हुए इस अहम मसले पर न्यूज इंडिया के इंडिया का सवाल कार्यक्रम में जुड़े। जनरल सिन्हा, आपके पास आता हूं। डॉक्टर बहल, मेरा सवाल आपसे कि यूनाइटेड नेशंस, नाटो और अमेरिका बेनकाब हो गए। जी हां, युद्ध के पहले जो ये बड़े बढ़ चढ़कर दावे कर रहे थे कि यूक्रेन का समर्थन करेंगे, यहां पर शांत बैठे दिखाई दे रहे हैं और यूक्रेन झल्ला रहा है। जेलेंस्की कहते हैं कि हमें सुझाव मत दीजिए, मदद दीजिए। तो ये अपने आप में बड़ा संकेत है। और बाइडेन, जिन्होंने ये साफ कहा था जब राष्ट्रपति बने कि हम अफगानिस्तान से फोर्सेस विड्रॉ कर रहे हैं, और इसी वजह से जैसा आपने कहा डॉक्टर बहल कि यहां पर अमेरिका अपनी डिप्लॉयमेंट नहीं करेगा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, जो पिछला जो प्रश्न था उसके ऊपर 1 मिनट लेके फिर मैं इसके ऊपर आ जाता हूं। जी जी। तो सबसे पहले चीज है कि नाटो और यूक्रेन चाहेगा कि रशियन ऑपरेशन स्लो डाउन हो जाए और जितना अर्बन वॉरफेयर पे फोकस हो, जैसे अफगानिस्तान में था या इराक में था, जैसे मेनली इराक में था, अगर अर्बन वॉरफेयर पे आएंगे तो रशियन फोर्सेस को बहुत बड़ा कॉस्ट देना पड़ेगा उस सिटी को ऑक्यूपाई करने के लिए। और खासकर जब वो सिविलियंस की लाशें भी आएंगी तो मीडिया में भी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर टूल पड़ जाएगा। तो अमेरिका और नाटो चाहेगा कि ये वॉर खिंचे और अर्बन वॉरफेयर बने और जिसमें वो सपोर्ट करते रहें कंटिन्यूअसली और रशिया थक जाए उसमें, जैसे कि अमेरिका थक गया था या दूसरे वेस्टर्न देश थक गए थे दूसरे एरियाज में। अब दूसरा जो प्रश्न था आपका, वो मेन ये था कि नाटो ने हमेशा कहा हम आपके साथ खड़े होंगे, बट कभी ये नहीं कहा कि हम आपकी फील्डेड फोर्सेस, अपनी फील्डेड फोर्सेस को डिप्लॉय करेंगे।
और तीसरी चीज इसके अंदर ये आती है कि उन्होंने अब तक $1 अरब का सपोर्ट तो बोल दिया है, लेकिन ये सब कुछ लॉन्ग टर्म है। ये रिकंस्ट्रक्शन है जो वेस्टर्न कंपनीज और यूएस की कंपनीज ही करेंगी, चाहे वो आर्म्स बेच के करेंगी या चाहे वो रिकंस्ट्रक्शन पे करेंगी। लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर रशिया जहां तक पहुंच चुका है उनकी अभी कोई मदद नहीं हो रही, और रशिया कंटिन्यू रहेगा आगे, और रशिया अपनी पूरी कोशिश करेगा कि जल्दी से जल्दी इस टाइम को शॉर्टन करे। जो टाइम बढ़ाना चाहता है नेटो उसको शॉर्टन करे और कीव को ऑक्यूपाई करे और तख्ता पलट करे। जी हाँ, रशिया चाहता है तख्ता पलट करे डॉक्टर बहल, और मुझे ऐसा लगता है कि इन्हीं मंसूबों के साथ रशिया लगातार आक्रामक हो रहा है। डॉक्टर झा, जिस तरह से जल सेना डॉक्टर बहल ने कहा, आपको लगता है कि अपने हवाई अटैक, हवाई आक्रमण रूस और तेज कर सकता है? जी, क्योंकि अब जो वॉरफेयर जो है वो पेरिफेरी से अर्बन एरिया, जो कॉम्पैक्ट रेजिडेंशियल एरिया है, वहां पे शिफ्ट हो रहा है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सेना है वो सेना को तो बहुत सारे नुकसान करने पड़े हैं। अब कीव में ही जो लास्ट नाइट की जो रिपोर्ट है वहां पे डिसरप्टिव फोर्स एक आई थी रशिया की, और उसके ऊपर में बहुत भारी अटैक हुआ है, ऐसा लोग कुछ खबर आई हुई है। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, कुछ अपने ही टीवी चैनल के जो माध्यम है वहां पे उन्होंने बताया था। तो अब ये शिफ्ट जो हो रहा है वॉर, अब लोगों के पास में जो स्टिंगर मिसाइल है या जावलिन मिसाइल्स हैं, जिससे वो टैंक को अपने घर में बैठे रशियन टैंक को रोड पे अगर अटैक करेंगे, तो ऑब्वियसली अब ये जो वॉरफेयर है ये शिफ्ट होगी टैक्टिकल से जो रेसिडेंशियल एरिया है वहां पे शिफ्ट होगी। वहां पे जब रशियन फोर्सेस भी रिटेलिएट करेगी तो ऑब्वियसली कोई न कोई घर तो उड़ेगा, कोलैटरल डैमेज वहां पे होंगे। सिविलियन पॉपुलेशन के हिसाब से अगर कोई है वहां पे उन अपार्टमेंट्स में जहां से कि वो स्टिंगर या वो जावलिन मिसाइल्स निकले हैं, तो वहां पे क्षति होगी। तो अब ये पूरा जो सिनारियो है ये धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है अर्बन एरिया में, और जब ये अर्बन एरिया में शिफ्ट हो जाएगा तो फिर रूस को कोई और दूसरा चारा नहीं बचेगा बजाय इसके कि वो एरियल बॉम्बिंग करके उन जो सस्पेक्टेड रेसिडेंशियल एरियाज हैं उनको उड़ाए। जी डॉक्टर झा, कोई चारा नहीं बचेगा, यानी एयर कोम्बिंग और उसके साथ साथ एयर अटैक्स और तीव्र और एग्रेसिव हो जाएंगे आपके मुताबिक। आकाश जिंदल जी, कमर तोड़ महंगाई के सामने कोरोना नामक ये रूस यूक्रेन का युद्ध भी अपने आप में कोरोना की तरह ही खड़ा विभीषिका के रूप में दिखाई दे रहा है। आकाश जी, बिल्कुल आपने सही कहा, कोरोना के बाद ये एक दूसरा झटका हमें लगा है। और अब एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, अब अमेरिका को इन्वॉल्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हमारे पास डिफेंस के एक्सपर्ट पड़े हैं, हमारे पास जो है मिलिट्री के जो सीनियर्स बैठे हुए हैं हमारे, बट इकोनॉमी के एंगल से मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अब अमेरिका के लिए बड़ा पर्टिनेंट हो गया है इसमें इन्वॉल्व होना। अब भी अगर अमेरिका महज बैठा स्टेटमेंट देता रहेगा तो अमेरिकन इकोनॉमी डाउन जाएगी। मनीष जी, मैं इस पर थोड़ा बोलना चाहूंगा। हमने देखा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ये चीज रही है कि जिसकी मिलिट्री माइट रही है, जिसकी पॉलिटिकल माइट रही है, उसी ने इकोनॉमी पे राज किया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले इंग्लैंड और फ्रांस बड़ी महाशक्तियां थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रशिया और अमेरिका ऊपर आ गई, जर्मनी फाइनेंशियली उस समय डाउन चली गई, तबाह हो गई। अब भी अमेरिका अगर साइडलाइन पे बैठा रहेगा, जिस तरीके की वॉर इंटेंसिफाई हो रही है, जिस तरीके से अमेरिका एक्ट नहीं कर रहा, रशिया दोबारा एक सुपर पावर के रूप में उभरेगा। और मैं मात्र मिलिट्री की बात नहीं कर रहा, जिसने मिलिट्री पे राज किया है, मिलिट्री के हिसाब से पावर ज्यादा रही है, उसने अल्टीमेटली ग्लोबल इकोनॉमी पे भी राज किया है, उसका वर्चस्व कायम हुआ है। तो कहीं ना कहीं मैं यहां आपके मंच पे बात रखना चाहूंगा, अमेरिका और ईयू अब बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं जो इंटरवीन नहीं कर रहे, महज भाषणबाजी कर रहे हैं, क्योंकि जो सैंक्शंस लगाई गई हैं उनका इंपैक्ट जो है रशिया पे बहुत कम पड़ेगा, यूरोप पे ज्यादा पड़ेगा। हिंदुस्तान की बात कहें, 10 सेकंड और लूंगा, यहां डॉलर हमारे लिए और महंगा हो जाएगा, 78 रुपीज तक पहुंचने की एक्सपेक्टेशन है। अगर वो महंगा होगा तो हमारे यहाँ फूड महंगा होगा, ऑयल महंगा होगा, खाने का तेल महंगा होगा, तो हमारे लिए तो दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। बट हिंदुस्तान के लिए एक और जो है लॉन्ग टर्म में अच्छी खबर हो सकती है,
हम आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, बड़ी इकोनॉमीज में। बट नाटो का जो हाल है, मुझे लग रहा है जर्मनी की इकोनॉमी पे काफी इंपैक्ट पड़ेगा और इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म में अब संभावना बन जाएगी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की, जर्मनी को रिप्लेस करके। बिकॉज नाटो नेशंस ने जिस तरीके से एक्ट किया है या एक्ट किया ही नहीं, उससे क्लियरली लगता है कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल माइट भी वो लूज करेंगे। अब देखिए, स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाल देना, नुकसान किसको होगा? नुकसान उसको होगा जिसने एनर्जी कंज्यूम करनी थी। आप एनर्जी कहां से लाएंगे? रशिया तो अपना फैसला ले ही चुका है। आकाश जी, इस रूस यूक्रेन के महायुद्ध के असर को भारत भी झेलेगा, इसके दंश को, और आने वाला समय कठिनाई भरा हो सकता है। जो आपने कहा है, ये जितने दिन खिंचेगा उतनी भारत के लिए भी दिक्कतें बढ़ेंगी, यानी कि महंगाई के रूप में। हम बढ़ते हैं डॉक्टर बहल की ओर। डॉक्टर बहल, भारत की भूमिका कूटनीति के लिहाज से, विदेश नीति के लिहाज से एक तटस्थ भूमिका है। जितना मैं समझ पाया हूं डॉक्टर बहल, अगर भारत रूस का साथ देता है तो इधर यूक्रेन के साथ खड़े यूएस, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, इनसे थोड़ा तल्खी जरूर पैदा हो सकती है। और अगर यूक्रेन के साथ खड़ा दिखाई देता है तो रूस, जो कि हमारा पुराना दोस्त रहा है, वो नाराज हो सकता है। डॉक्टर बहल, भारत की क्या भूमिका होगी? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि रूस के साथ हमारे 1971 की लड़ाई से बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं। उन्होंने हमेशा हर इंपॉर्टेंट सिचुएशन पे हमको सपोर्ट किया है। हमारे आर्म फोर्सेस के अंदर 50% से ऊपर इक्विपमेंट, चाहे वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है, वो आती है रशिया से। अभी हम रशिया से अकुला क्लास सबमरीन ले रहे हैं लीज पे $3 बिलियन की। हम ले रहे हैं एडिशनल T-90 टैंक्स, हम ले रहे हैं Su-30, MiG-29 और S-400 सिस्टम्स। हम रशिया के साथ नहीं बिगाड़ सकते, और ये कम से कम और 10-15 साल तक जब हम मजबूत नहीं होते, हम नहीं कर सकते। अमेरिका का अगर हम देखें, अमेरिका के साथ हमने $21 बिलियन की ट्रेड डील्स की हैं डिफेंस की 2007 से। क्वाड्रिलेटरल में अमेरिका हमारे को सपोर्ट कर रहा है, चीन के मामले में अमेरिका हमारे को सपोर्ट कर रहा है। अगर हम ज्यादा रशिया के साइड जाएंगे तो वो काटसा में हमको कर लेगा, यानी कि हमारे ऊपर ऐसे सैंक्शंस लगाएगा कि S-400 भी लेना मुश्किल हो जाएगा, और जो एडिशनल हमारी इक्विपमेंट आ रही है वो उसको, या स्पेयर पार्ट्स आ रहे हैं जिसके ऊपर हम रशिया पे डिपेंडेंट रहेंगे नेक्स्ट 10 से 15 साल, तो उस पर मुश्किल आ सकती है। तो हम अमेरिका से भी प्रॉब्लम नहीं ले सकते, और इस वजह से बहुत जरूरी है कि हमारी एक रोल भी अहम है, लेकिन हमारा रोल बहुत नाजुक है और बिल्कुल बैलेंस लेकर चलना है। नाजुक है डॉक्टर बहल, इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा जिसका जवाब आपने दिया। इसका अंदेशा मुझे भी था कि भारत की स्थिति इस समय बड़ी नाजुक है कि आखिर किस ओर जाएं, क्या करें क्या ना करें। जनरल सिन्हा, आखिरी सवाल मुझे, इंडिया का सवाल, ये सवाल लगातार बने रहेंगे जब तक रूस और यूक्रेन के बीच दो हाथ चलता रहेगा। क्या पुतिन बहुत खौफनाक हो चुके हैं? जनरल सिन्हा, देखिए, पुतिन खौफनाक नहीं है। पुतिन अपने सिक्योरिटी कंसर्न को एड्रेस कर रहे हैं, और वो बहुत अच्छा है मल्टीपोलैरिटी के लिए, क्योंकि इंडिया भी बहुत उभर के आएगा। तो इसको अपॉर्चुनिटी में देखें, उसको कोई नेगेटिव ना लें। मल्टीपोलैरिटी में जबकि एक पोल रशिया भी है, इंडिया भी उभर के आया है। जिस तरह से देखिए स्ट्रेन कौन किया है, इंडिया यूएई के साथ $100 बिलियन का हमारा ट्रेड बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट 3 दिन पहले हुआ है, 4 दिन पहले। तो हम बहुत अच्छे मजबूत पोजीशंस में हैं। हाँ, नाजुक परिस्थिति में वही उभरता है जिसके अंदर में जज्बा हो, जिसके अंदर सोच हो और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता हो। तो अपॉर्चुनिटी है, इसको नेगेटिवली ना लें। बहल साहब बहुत अच्छी बात कर रहे हैं और हम बहुत अच्छी तरह से बैलेंस कर रहे हैं। यूक्रेन के अंदर में नाटो, अमेरिका सब गेम खेल रहे हैं। चेस बोर्ड उन्होंने बनाया हुआ है यूक्रेन के लोगों को। एक वहां पर जो भी पपेट गवर्नमेंट्स हैं, कितने दिन राज करेगा मुझे पता नहीं, मगर देखिए यूक्रेन के चेस बोर्ड में यदि आप गलत चाल में फंस जाएंगे तो आप जनरल साहब स्थिति नाजुक है। जनरल साहब स्थिति नाजुक है, और ऐसे में भारत की भूमिका
जी हां, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आखिर इसकी भूमिका क्या होगी इस देश की, इस पर सारी दुनिया की नजर होगी। जी हां, जनरल सिन्हा हमारे साथ, डॉक्टर वीएन झा, डॉक्टर एएस बहल, आकाश जिंदल जी, आप लोग इस अहम मसले पर आकर अपनी राय रखी आपने, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हां, जाते जाते मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, रूस और यूक्रेन के बीच जारी इस जंग में भारत की स्थिति क्या करें कि ना करें कि ये कैसी मुश्किल है। तटस्थ रहना ही हल है मेरे भाई। भारत की भूमिका भी कुछ ऐसी ही दिखाई देती है। इंडिया का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के पिटारे को लेकर आएंगी मेरी सहयोगी चारुल शर्मा।